हेलो बच्चों, वागलिश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक स्पर्श के लेसन पर्वत प्रदेश में पावस इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और साथ ही इसकी पीवाईक्यूज करेंगे। बच्चों, इस लेसन की रीडिंग हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस लेसन का पहला प्रश्न है, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, पावस ऋतु में प्रकृति में सबसे बड़ा परिवर्तन यह आता है कि उसका रूप पल पल बदलता रहता है। कभी घना कोहरा छा जाता है जिससे पहाड़ अचानक गायब हो जाते हैं, तो कभी तेज बारिश होती है जिससे लगता है जैसे आकाश धरती पर टूट पड़ा हो। ऊंचे ऊंचे वृक्ष चिंता में डूबे दिखते हैं और झरने मोती की लड़ियों जैसे सुंदर दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है, कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है। इसका उत्तर है, मेखलाकार शब्द का अर्थ है करधनी या कमरबंद के आकार का। कवि ने यह शब्द इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि विशाल पर्वत दूर से देखने पर किसी गोल कमरबंद की तरह लग रहा था और इसके चरणों में तालाब फैला हुआ था। ये शब्द पर्वत की विशालता और उसके घेरे को दर्शाने के लिए सटीक है। अगला प्रश्न है, सहस्त्रदृग सुमन से क्या तात्पर्य है, कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा। इसका उत्तर है, सहस्त्रदृग सुमन का तात्पर्य हजार आंख रूपी फूल है। कवि ने इस पद का प्रयोग पर्वत के लिए किया है। पर्वत पर खिले हुए अनगिनत रंग बिरंगे फूल कवि को पहाड़ की हजारों आंखों जैसे प्रतीत होते हैं, जिनका उपयोग वह नीचे फैले तालाब में अपना विशाल रूप देखने के लिए कर रहा है। अगला प्रश्न है, कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों। इसका उत्तर है, कवि ने तालाब की समानता दर्पण यानी आईने के साथ दिखाई है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि तालाब का जल बहुत शांत, स्थिर और स्वच्छ था। इस स्थिर जल में पर्वत की परछाई बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी, ठीक वैसे ही जैसे किसी आईने में कोई अपना चेहरा देखता है। अगला प्रश्न है, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और वे किस बात को प्रतिबिंब करते हैं। इसका उत्तर है, कवि को लगता है कि पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आकाश की ऊंचाई छूने की उनकी बहुत उच्चाकांक्षा है। ये वृक्ष मनुष्य की उन ऊंची महत्वाकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करते हैं जो जीवन में बड़े लक्ष्य को पाने के लिए बिना पलक झपकाए स्थिर होकर प्रयास करते रहते हैं। अगला प्रश्न है, शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए। इसका उत्तर है, शाल के वृक्ष वास्तव में भयभीत होकर धरती में धंस नहीं गए थे। कवि ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पावस ऋतु में अचानक इतना घना कोहरा छा गया कि विशाल शाल के वृक्ष आंखों से ओझल हो गए। कवि को ऐसा लगा मानो इस परिवर्तन और भयंकर कोहरे से डरकर वृक्ष धरती में छिप गए हों। अगला प्रश्न है, झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं, बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है। इसका उत्तर है, झरने पर्वत के गौरव का गान कर रहे हैं। झरनों की लगातार झरझर की आवाज कवि को पहाड़ की प्रशंसा के गीत जैसी लगती है। बहते हुए झाग से भरे हुए झरनों की तुलना कवि ने मोतियों की लड़ियों या मोतियों की माला से की है, क्योंकि वे अत्यंत सुंदर और श्वेत दिखाई दे रहे थे। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें पहला है टूट पड़ा भू पर अंबर। इसका उत्तर है, इस पंक्ति का भाव यह है कि वर्षा और कोहरा इतना तेज और घना है कि दृश्य एकदम भयानक हो गया है। ऐसा लग रहा है मानो आकाश अपने भारीपन के साथ धरती पर सीधे आ गिरा हो और चारों ओर अंधेरा छा गया हो। यह पंक्ति वर्षा की अत्यधिक तीव्रता और भयंकर कोहरे के कारण पैदा हुई विस्मयकारी स्थिति को दर्शाती है। अगला है, यो जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इसका उत्तर है, इस पंक्ति का भाव यह है कि पावस ऋतु में प्रकृति में होने वाला पल पल का बदलाव, जिसे पहाड़ का गायब हो जाना, घना कोहरा छा जाना, किसी जादू से कम नहीं है। कवि कल्पना करते हैं कि वर्षा के देवता इंद्र अपने बादल रूपी विमान में घूम घूम कर ये सारा इंद्रजाल यानी चमत्कार पूर्ण खेल रच रहे हैं। अगला है, गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। इसका उत्तर है, इस पंक्ति का भाव यह है कि पहाड़ पर उगे ऊंचे ऊंचे पेड़ किसी साधक या उच्चाकांक्षी मनुष्य के समान दिखाई देते हैं।
वे एकदम स्थिर और बिना पलक झपकाए शांत आकाश की ओर देख रहे हैं, मानो वे अपनी ऊंचाई छूने की इच्छा को लेकर किसी गहरी सोच में डूबे हुए हों। यह मनुष्य की असीम महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार किया गया है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, कवि ने निर्जीव प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप करके मानवीकरण अलंकार का अद्भुत प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए, पर्वत को करधनी पहने हुए दिखाया गया है, जो आईने यानी तालाब में खुद को देख रहा है। वृक्षों को उच्चाकांक्षाओं के साथ चिंतित होकर देखते हुए दिखाया गया है, और शाल वृक्षों को भयभीत होकर धंसते हुए दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में इस कविता का सौंदर्य इनमें से किस पर निर्भर करता है? क, अनेक शब्दों की आवृत्ति पर, ख, शब्दों की चित्रमयी भाषा पर, और ग, कविता की संगीतात्मकता पर। तो इसका उत्तर है ख, शब्दों की चित्रमयी भाषा पर निर्भर करता है, क्योंकि कवि ने मोती की लड़ियों से सुंदर, सहस्त्रदृग सुमन, दर्पण सा फैला ताल और जलदयान जैसे शब्दों का प्रयोग करके ऐसे सजीव दृश्य प्रस्तुत किए हैं। बच्चों, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। अब कुछ PYQs हैं। इनमें 2024 में पूछा गया पहला प्रश्न है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में वर्णित पर्वतीय प्रदेश की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसका उत्तर है, पावस ऋतु में पर्वतीय प्रदेश की सुंदरता जादुई और पल पल बदलने वाली है। विशाल पहाड़ दर्पण जैसे शांत तालाब में अपनी भव्यता देखते हैं। झरने मोतियों की लड़ियों जैसे सुंदर दिखते हैं, और उनकी झरझर आवाज पूरे वातावरण में उत्साह भर देती है। ऊंचे ऊंचे वृक्ष उच्च आकांक्षाओं के प्रतीक बनकर शांत आकाश को टकटकी लगाकर देखते हैं। हालांकि यह सुंदरता क्षण भर में बदल जाती है, जब घना कोहरा छा जाता है, जिससे लगता है जैसे पहाड़ उड़ गए हों और इंद्र देवता जादू का खेल रच रहे हों। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत ने पहाड़ पर झरनों की किस रूप में कल्पना की है? नंबर 1, दूध की छोटी नदियों के रूप में। नंबर 2, चांदनी में फूलों की बरसात के रूप में। नंबर 3, मोतियों की लड़ियों के रूप में। और नंबर 4, सोन जूही की बेल के रूप में। इसका उत्तर है नंबर 3, मोतियों की लड़ियों के रूप में। अगला प्रश्न है, गिरी का गौरव गाकर झरझर पंक्ति में झरने के झरझर स्वर में कवि ने क्या कल्पना की है? पर्वत प्रदेश में पावस कविता के आधार पर लिखिए। नंबर 1, बादलों की गड़गड़ाहट की। नंबर 2, झरनों की कलकल करती मधुर ध्वनि की। नंबर 3, पक्षियों के कलरव की जुगलबंदी की। और नंबर 4, पर्वत के गौरव गान की। इसका उत्तर है नंबर 4, पर्वत के गौरव गान की। 2023 में पूछा गया प्रश्न है झांक रहे नीरव नभ पर पर्वत प्रदेश में पावस कविता से ली गई पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, यह पंक्ति पर्वतीय वृक्षों में लोगों की महत्वाकांक्षा का भाव स्पष्ट करती है। कवि के अनुसार पहाड़ के हृदय से उठकर ये ऊंचे वृक्ष शांत आकाश की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। उनका यह देखना सिर्फ झांकना नहीं है, बल्कि अपनी उच्चाकांक्षाओं को दर्शाता है। वे एकदम स्थिर और अटल खड़े हैं, मानो किसी साधक की तरह अपने लक्ष्य को गंभीरता से देख रहे हों। यह स्थिरता और एकाग्रता मनुष्य के दृढ़ संकल्प को प्रतिबिंबित करती है। अगला प्रश्न है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता के आधार पर लिखिए कि झरने पर्वत का गुणगान क्यों और कैसे कर रहे हैं। इसका उत्तर है, पर्वत प्रदेश में बहते हुए झरने अपने निरंतर झरझर स्वर से पर्वत का गुणगान कर रहे हैं। कवि ने कल्पना की है कि यह मधुर ध्वनि पहाड़ की महिमा और गौरव का गीत है। झरने इतने तीव्र वेग से गिर रहे हैं कि उनमें झाग बन रहा है, जो दूर से देखने पर मोतियों की लड़ियों जैसा सुंदर लगता है। इस तरह झरने अपनी सुंदरता और उत्साहपूर्ण ध्वनि के माध्यम से पर्वत को सम्मान दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता के आधार पर लिखिए कि कवि को ऐसा क्यों लगता है कि जैसे अचानक पर्वत पंख लगाकर उड़ गया हो। इसका उत्तर है, कवि को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वर्षा के अत्यधिक तीव्र होने के कारण चारों ओर घना कोहरा छा जाता है। इस घने कोहरे के कारण सामने स्थित विशाल पर्वत और झरने आंखों से ओझल हो जाते हैं। जब सब कुछ अचानक आंखों से गायब हो जाता है, तो कवि को भ्रम होता है कि मानो पर्वत पंख लगाकर आसमान में उड़ गया हो, जिससे वह स्थान सूना और अदृश्य हो गया है। तो बच्चों, इस तरह से इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स और इसके PYQs यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको सभी के उत्तर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।